पिछला क्लास में हम आइंस्टीन के समीकरण की मदद से डी ब्रोगली के समीकरण और उसके तरंगदैर्घ्य के बारे में हम समीकरण निकाल के बताए थे। लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी या लैम्डा इक्वल टू एच बाई अंडर रूट 2m या लैम्डा इक्वल टू 1.225 बाई रूट भी नैनोमीटर। एंगस्ट्रम में बोलिएगा तो लैम्डा इक्वल टू 12.25 बटा में रूट भी एंगस्ट्रम। यहीं तक हम आप लोगों को पिछला क्लास में बताए थे। आज हम बात करने वाले हैं फोटोन के गुण के बारे में। आज कोई क्लास कुछ खास नहीं है, नॉर्मल सी बात है, पहले पढ़ा हुआ है, 11th में आप लोग पढ़े होंगे। पहला है फोटोन के गुण। फोटोन के गुण, तो फोटोन के गुण की बात करें तो फोटोन एक आवेशहीन, फोटोन एक उदासीन कण है। फोटोन एक उदासीन कण है। फोटोन पर कोई आवेश नहीं होता। याद रखिएगा, न्यूट्रॉन, फोटोन और गामा उदासीन होते हैं। न्यूट्रॉन भी उदासीन होता है, गामा भी उदासीन होता है, फोटोन भी उदासीन होता है। तो फोटोन उदासीन होता है। सिंपल सी बात, जब उदासीन है तो न तो आकर्षण होगा और ना ही विकर्षण होगा, न तो आकर्षण होगा और ना ही विकर्षण होगा। यानी फोटोन जो है वो विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता है। फोटोन जो है वो विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता है। पहला, फोटोन उदासीन होता है, यह विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता है। तीसरा पॉइंट है, फोटोन का रेस्ट द्रव्यमान शून्य होता है। फोटोन का जो है रेस्ट द्रव्यमान शून्य होता है। फोटोन का रेस्ट द्रव्यमान शून्य होता है। फोटोन का रेस्ट द्रव्यमान शून्य होता है। फोटोन उदासीन होता है। फोटोन उदासीन होता है। फोटोन विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता है। इसका रेस्ट द्रव्यमान शून्य होता है। इसका रेस्ट द्रव्यमान शून्य होता है। फोटोन की ऊर्जा E बराबर एच न्यू या E बराबर एच सी बाई लैम्डा होता है। फोटोन की ऊर्जा E बराबर एच न्यू या एच सी बाई लैम्डा होता है। E बराबर एच न्यू या एच सी बाई लैम्डा होता है। फोटोन की जो ऊर्जा है E बराबर एच न्यू या एच सी बाई लैम्डा होता है। अब हम लोग बात करेंगे रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के बारे में। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के बारे में। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग क्या होता है? तो सबसे पहले तो आपको बता दें, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, नाम में वर्ड आया है प्रकीर्णन। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में नाम वर्ड आया प्रकीर्णन। यानी एक प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि रदरफोर्ड का जो परमाणु एक्सप्लेनेशन है, रदरफोर्ड की जो परमाणु संरचना है, उसमें किस घटना का उपयोग होता है? किस घटना की मदद से रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल की व्याख्या किया? तो प्रकीर्णन की मदद से। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से, याद रखिएगा, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में अल्फा कण का प्रकीर्णन होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन घटना का इस्तेमाल होता है। किसी परमाणु की संरचना ज्ञात करने के लिए, किसी भी परमाणु की संरचना ज्ञात करने के लिए रदरफोर्ड ने क्या किया? तो सोने की पत्ती पर, किसी परमाणु की संरचना ज्ञात करने के लिए रदरफोर्ड ने क्या किया? तो सोने की पत्ती पर अल्फा कणों से आघात कराया। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में रदरफोर्ड ने किसी परमाणु की संरचना ज्ञात करने के लिए, किसी परमाणु की संरचना ज्ञात करने के लिए सोने की पत्ती पर अल्फा कण से बम वर्षा कराया। सोने की पत्ती पर अल्फा कण से बम वर्षा कराया, माने बम वर्षा का मतलब है कि ज़्यादा मात्रा में बारिश कराया एक तरह से। अल्फा कण एक भारी हीलियम नाभिक है। रदरफोर्ड ने परमाणु की संरचना ज्ञात करने के लिए सोने की पत्ती पर अल्फा कण से बम वर्षा कराया। अल्फा कण एक भारी हीलियम नाभिक है। इसकी परमाणु संख्या 2 और द्रव्यमान संख्या 4 होती है। रदरफोर्ड एक हीलियम नाभिक है, अल्फा कण एक हीलियम नाभिक है। इसकी परमाणु संख्या 2 और द्रव्यमान संख्या 4 होती है। इस प्रकीर्णन एक्सपेरिमेंट में, इस प्रेक्षण में रदरफोर्ड ने क्या देखा? जब उन्होंने अल्फा कण से सोने की पत्ती पर बम वर्षा कराया
तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि अधिकांश कण सीधे निकल जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कण सीधे निकल जाते हैं। कुछ कण 90 डिग्री से कम कोण पर मुड़ जाते हैं। कुछ कण 90 अपने जो ओरिजिनल पथ है उसे 90 डिग्री से कम कोण पर मुड़ जाते हैं और कुछ कण 90 डिग्री से अधिक कोण पर मुड़ जाते हैं। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में सोने की पत्ती पर अल्फा कण से बम वर्षा कराया गया तो रदरफोर्ड ने देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा किरणें जो ज़्यादा से ज़्यादा कण है वो सीधे निकल जाते हैं। कुछ कण 90 डिग्री से कम कोण पर मुड़ जाते हैं और कुछ कण 90 डिग्री से अधिक कोण पर मुड़ जाते हैं। कुछ कण 90 डिग्री से कम कोण पर मुड़ जाते हैं और कुछ कण 90 डिग्री से अधिक कोण पर मुड़ जाते हैं। कुछ 90 डिग्री से कम पर और कुछ 90 डिग्री से अधिक पर। ये तीन चीज़ें देखने को मिलती है। आप डायग्राम देखे होंगे, ये सब 11th में पढ़ा हुआ चीज़ है, आप लोग पढ़े होंगे 11th में। जैसे ये हमारा मान लीजिए परमाणु है और ये नाभिक है, ये नाभिक है। तो अधिकांश कण सीधे निकल जाते हैं, अधिकांश जो कण है वो सीधे निकल जाते हैं। कुछ कण 90 डिग्री से कम कोण पर मुड़ जाते हैं और कुछ कण 90 डिग्री से अधिक कोण पर मुड़ जाते हैं। अधिकांश तो सीधे निकल जाते हैं और कुछ कण 90 डिग्री से कम कोण पर मुड़ जाते हैं और कुछ 90 डिग्री से अधिक कोण पर मुड़ जाते हैं। अब ये तो हुई कि क्या देखा उन्होंने, रदरफोर्ड ने क्या देखा? तो देखा कि कुछ सीधे निकल गया, ये सब सीधे निकल गए। कुछ 90 डिग्री से कम पर मुड़ गए और कुछ 90 डिग्री से अधिक पर मुड़ गए। कुछ 90 डिग्री से अधिक पर मुड़ गए। कुछ सीधे निकल गए, कुछ 90 डिग्री से कम पर मुड़ गए, कुछ 90 डिग्री से अधिक पर मुड़ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो जो कण सीधे निकल गए, बिना विक्षेपित हुए निकल गए, उससे स्पष्ट होता है कि परमाणु के अंदर अधिकांश जगह खाली होता है। कुछ कण जो सीधे निकल गए, उससे स्पष्ट होता है कि परमाणु के अंदर अधिकांश जगह खाली होता है, परमाणु के अंदर अधिकांश भाग खाली होता है। जो कण 90 डिग्री से कम कोण पर मुड़ गए, जो कण 90 डिग्री से कम कोण पर मुड़ गए, उससे स्पष्ट होता है कि परमाणु के केंद्र पर धन आवेश है, क्योंकि अल्फा कण भी धन आवेशित होता है और सजातीय में विकर्षण होता है। जो कण सीधे निकल गए, उससे स्पष्ट होता है कि परमाणु के अंदर अधिकांश भाग खाली होता है। जो 90 डिग्री से कम कोण पर मुड़ गए, उससे स्पष्ट होता है कि परमाणु के केंद्र पर धन आवेशित होता है और सजातीय में विकर्षण होता है। और जो कण 90 डिग्री से अधिक कोण पर मुड़ गए, उससे स्पष्ट होता है कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्र पर उपस्थित होता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्र पर उपस्थित होता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। फिर से एक बार, कुछ कण सीधे निकल गए, जिस सीधे निकल गए उससे पता चला, जो सीधे निकल गए उससे पता चला कि परमाणु के अंदर अधिकांश भाग खाली है। जो 90 डिग्री से कम कोण पर मुड़ गए, उससे पता चला कि परमाणु के केंद्र पर धन आवेशित है, क्योंकि सजातीय में विकर्षण होता है। और जो 90 डिग्री से अधिक कोण पर मुड़ गए, उससे स्पष्ट होता है कि परमाणु के केंद्र पर परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। यानी नाभिक क्या है? तो परमाणु के अंदर का वह भाग जहाँ परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उपस्थित होता है। परमाणु के अंदर का वह भाग जहाँ परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उपस्थित होता है, नाभिक कहलाता है। और नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। नाभिक की खोज जो है रदरफोर्ड ने की थी। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। ये रहा रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के बारे में। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के बारे में रदरफोर्ड ने किसी परमाणु की संरचना ज्ञात करने के लिए सोने की पत्ती पर अल्फा कण से बम वर्षा कराया। अल्फा कण एक भारी हीलियम नाभिक है, जिसकी परमाणु संख्या 2, द्रव्यमान संख्या 4 होती है। यह धन आवेशित होता है। रदरफोर्ड ने जब बम वर्षा कराया तो उन्होंने क्या क्या देखा कि कुछ सीधे निकल गए, अधिकांश कण सीधे निकल गए। कुछ कण 90 डिग्री से कम पर मुड़ गए, कुछ 90 डिग्री से अधिक पर मुड़ गए। जो सीधे निकल गए उससे पता चला कि जगह खाली है। जो 90 डिग्री से कम पर मुड़ गया, उससे पता चला
कि परमाणु के केंद्र पर धन आवेशित है, और जो 90 डिग्री से अधिक कोण पर मुड़ गया उससे पता चला कि परमाणु के केंद्र पर परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उपस्थित होता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। फोटोन के गुण के बारे में बताया। फोटोन एक धन आवेशित कण है। फोटोन एक धन आवेशित कण है। यह विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता है। इसका रेस्ट द्रव्यमान शून्य होता है और फोटोन की ऊर्जा E बराबर h न्यू या E बराबर h c बाई लैम्डा होता है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर रेस्ट द्रव्यमान क्या होता है। जो रेस्ट द्रव्यमान का वजह से कोयला को जलाइएगा तो द्रव्यमान ऊर्जा में बदलेगा, लेकिन कोयला का कुछ मात्रा बच जाता है। कोयला का कुछ मात्रा बच जाता है, सब का सब ऊर्जा में नहीं बदलता। फिर जलाएंगे फिर कुछ ऊर्जा में बदलेगा, लेकिन फिर बच जाएगा। लेकिन जब पेट्रोल को जलाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, सब जल जाएगा, सब ऊर्जा में बदल जाएगा। तो इसका रेस्ट द्रव्यमान शून्य है। अब हम बात करते हैं बोर के परमाणु मॉडल। बोर के परमाणु मॉडल। बोर के परमाणु मॉडल क्या कहता है? बोर के परमाणु मॉडल क्या कहता है? तो बोर का परमाणु मॉडल कहता है कि इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्याएं अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाती, अलग अलग वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाती हैं। इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्याएं विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाती हैं। ये कक्षाएं अस्थायी होती हैं। ये कक्षाएं अस्थायी होती हैं। कक्षाएं अस्थायी होती है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन न तो ऊर्जा को अवशोषित करता है और न ही ऊर्जा को उत्सर्जित करता है। ये कक्षाएं अस्थायी होती है, मतलब न तो कक्षा घटता है न कक्षा बढ़ता है, न तो कक्षा का साइज घटता है न कक्षा का साइज बढ़ता है। जब कक्षा का साइज घटता या बढ़ता तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित करता है या उत्सर्जित करता है। लेकिन यहाँ पर कक्षा का साइज स्थिर है, इसका मतलब हुआ कि चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन न तो ऊर्जा को उत्सर्जित करता है और न ही ऊर्जा को अवशोषित करता है। फिर से एक बार, इलेक्ट्रॉनों के विभिन्न संख्याएं विभिन्न कक्षाओं में वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती हैं। ये कक्षाएं अस्थायी होती हैं, अर्थात चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन न तो ऊर्जा का अवशोषण करता है और न ही ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। न तो ऊर्जा का अवशोषण करता है और न ही ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। तीसरा है, चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग। चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्णांक गुणक होता है। चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्णांक गुणक होता है। चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्णांक गुणक होता है। L बराबर I इंटू ओमेगा होता है, तो n इंटू h/2 पाई। I का सूत्र mr², ओमेगा का सूत्र v/r बराबर n इंटू h/2 पाई। n इंटू h/2 पाई, एगो r से r कट गया तो यह हो गया mvr बराबर n इंटू h/2 पाई। ऐसे ही एक फार्मूला एक्स्ट्रा निकाल दिए। ऐसे चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्णांक गुणक होता है। चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्णांक गुणक होता है। जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है तो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा उत्सर्जित होती है। जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है तो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा उत्सर्जित होती है। जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है तो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा उत्सर्जित होती है, यानी EF माइनस EI बराबर h न्यू। F से फाइनल, I से इनिशियल, अंतिम कक्षा माइनस प्रारंभिक कक्षा। जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जाती है तो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा उत्सर्जित होती है। EF माइनस EI बराबर h न्यू। EF माइनस EI बराबर h न्यू। ये रहा हमारा रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल, बोर के परमाणु मॉडल और फोटोन के गुण। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल, बोर के परमाणु मॉडल और फोटोन के गुण। एक बार हम यदि बात करें, कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब 11th में पढ़े हुए हैं आप। बोर का परमाणु मॉडल कहता है कि इलेक्ट्रॉनों की विभिन्न संख्याएं विभिन्न कक्षाओं में वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है। ये कक्षाएं अस्थायी होती हैं, अर्थात चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन न तो ऊर्जा का उत्सर्जित करता है न ऊर्जा का अवशोषण करता है। इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग है वो h/2 पाई का पूर्णांक गुणक होता है। L बराबर n इंटू h/2 पाई। और अगला है कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जाती है तो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा उत्सर्जित होती है।
जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जाती है तो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा उत्सर्जित होती है। EF माइनस EI बराबर H न्यू, EF माइनस EI बराबर H न्यू। यही हमारा बोर के परमाणु मॉडल है। यदि आप लोगों को इसमें कहीं प्रॉब्लम हो तो आप सवाल कर सकते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। बोर के परमाणु मॉडल के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु की व्याख्या, एक बहुत बड़ा टॉपिक है। बोर के परमाणु मॉडल के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु की व्याख्या, बोर के परमाणु मॉडल के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु की व्याख्या। बहादुर, चूँकि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में एक प्रोटॉन, हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में एक प्रोटॉन एवं 0 न्यूट्रॉन होता है। यानी हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है, याद रखिएगा। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है, केवल प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन परमाणु एकमात्र ऐसा नाभिक है जिसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता। ऑब्जेक्टिव सब अच्छा है, याद रखिए। हाइड्रोजन परमाणु एकमात्र ऐसा नाभिक है जिसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता। तो हाइड्रोजन परमाणु के अंदर में एक नाभिक में एक प्रोटॉन होता है और बाहर में एक इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता ही नहीं। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में एक प्रोटॉन और एक बाहर में इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता। इलेक्ट्रॉन तो ऋण आवेशित है और प्रोटॉन धन आवेशित है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित है और प्रोटॉन धन आवेशित है। तो स्वाभाविक सी बात है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में एक आकर्षण बल कार्य करता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में एक आकर्षण बल कार्य करता है, जिसको हम स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कहेंगे। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में एक आकर्षण बल कार्य करता है। यहाँ पर मान लीजिए प्रोटॉन है नाभिक में और बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, v वेग से चक्कर लगा है r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर। v वेग से चक्कर लगा रहा है r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला आकर्षण बल, इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन के बीच लगने वाला आकर्षण बल बराबर F। ये जो टॉपिक है ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें कम से कम 40-50 ऑब्जेक्टिव निकाल सकते हैं आप। इतना बेहतरीन टॉपिक है कि जिसमें 40-50 ऑब्जेक्टिव निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला आकर्षण बल बराबर F। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा में R स्क्वायर। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रॉन का आवेश E, प्रोटॉन का आवेश E बटा में R स्क्वायर। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू E स्क्वायर बटा R स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू E स्क्वायर बटा में R स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। पुनः इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला अपकेंद्रीय बल, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला अपकेंद्रीय बल बराबर F। F बराबर mv स्क्वायर बटा में R। F बराबर mv स्क्वायर बटा में R, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से लेफ्ट लेफ्ट बराबर राइट राइट बराबर, लेफ्ट लेफ्ट बराबर राइट राइट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर बटा में R बराबर mv स्क्वायर बटा में R। एगो R से R कट जाएगा, एगो R से R कट गया, तो ये आपका आ गया mv स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू E स्क्वायर बटा में R, समीकरण नंबर 3। mv स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू E स्क्वायर बटा में R। चूँकि बोर के परमाणु मॉडल से, बोर के परमाणु मॉडल से, बोर के परमाणु मॉडल से L बराबर N इंटू H बटा में 2 पाई, L बराबर N इंटू H बटा में 2 पाई। तो L का सूत्र होता है I इंटू ओमेगा।
बराबर एन इंटू एच बटा में 2 पाई। एल का सूत्र आई इंटू ओमेगा बटा बराबर एन इंटू एच बटा में 2 पाई। आई का सूत्र होता है एम आर स्क्वायर, जड़त्व आघूर्ण का सूत्र होता है एम आर स्क्वायर। ओमेगा का सूत्र भी बटा में आर बराबर एन इंटू एच बटा में 2 पाई। एक बार से आर कटेगा तो एम भी आर बराबर एन इंटू एच बटा में 2 पाई। भी बराबर एन इंटू एच बटा में 2 पाई एम आर। भी बराबर एन इंटू एच बटा में 2 पाई एम आर, समीकरण नंबर 4। भी बराबर एन इंटू एच बटा में 2 पाई एम आर, समीकरण नंबर 4। थोड़ा सा आप लोग जो है पढ़ाई जब करते हो तो हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आप लोग ये वाला सूत्र क्या कहीं पढ़े हो। एल बराबर आई इंटू ओमेगा या आई बराबर एल बराबर एम भी आर जो सूत्र आया है, एम भी आर बराबर एन इंटू एच बटा 2 पाई, क्या एम भी आर एल बराबर जो एम भी आर आ रहा है ये सूत्र क्या आप लोगों ने 12 में कहीं पढ़ा है? यदि अब हम लोग ध्यान देंगे, पहले तो एक ऑब्जेक्टिव यहाँ हम कवर कर लेते हैं। यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्टिव कवर कर लेते हैं। n का मान कांस्टेंट है, h का मान कांस्टेंट है, 2 का मान कांस्टेंट है, पाई का मान कांस्टेंट है, m का मान कांस्टेंट है। तो यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर कि v समानुपाती 1 बटा में r, v समानुपाती 1 बटा में r हम यहाँ कह सकते हैं। v समानुपाती 1 बटा में r। खैर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। v का मान समीकरण 3 में रखने पर, v का मान समीकरण 3 में रखने पर, v के मान समीकरण 3 में रखने पर तो क्या होगा, m इंटू वी के जगह पर एन एच 2 पाई एम आर का होल स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर बटा में आर। एम भी का मान जो है भी की जगह पर रख दिए, एम भी स्क्वायर दिया हुआ यहाँ पर, तो भी की जगह पर इतना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बटा में आर। ये केवल फार्मूला का खेल है, देखते चलिए। तो ये आपका हो जाएगा m इंटू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटा 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर बटा में आर। m से एगो m कट जाएगा, एगो आर से आर कटेगा, 4 से 4 कटेगा, एगो पाई से पाई कटेगा और कुछ नहीं कटने वाला है। तो यह हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटा पाई एम आर बराबर ई स्क्वायर, यानी आर बराबर हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटा पाई एम ई स्क्वायर। आर बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटा पाई एम ई स्क्वायर, समीकरण नंबर 5 हो जाएगा। आर बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटा पाई एम ई स्क्वायर। बड़ा बेहतरीन रिलेशन आ रहा है, केवल कैलकुलेशन है थोड़ा। आर बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटा पाई एम ई स्क्वायर। अब देखिए एच यूनिवर्सल कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, तो हम लिख सकते हैं आर समानुपाती एन स्क्वायर। बेहतरीन ऑब्जेक्टिव, बेहतरीन ऑब्जेक्टिव, आर समानुपाती एन स्क्वायर। ऐसा भी लिख सकते हैं इसको R1 बटा R2 बराबर N1 बटा N2 का होल स्क्वायर। बहुत ही बेहतरीन रिलेशन है बहादुर, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन रिलेशन। आर समानुपाती एन स्क्वायर या R1 बटा R2 बराबर N1 बटा N2 का होल स्क्वायर, आर समानुपाती एन स्क्वायर। इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी कक्षा में चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या कक्षा की संख्या के वर्ग के समानुपाती होती है। ध्यान रखिएगा, कक्षा के, इसमें कहीं छूट गया क्या, कुछ एप्सिलॉन नॉट शायद छूट रहा है, पाई एम ई स्क्वायर, ये एप्सिलॉन नॉट इसमें एक और आ जाएगा, एक एप्सिलॉन नॉट छूट रहा है, उसे ये भी कांस्टेंट ही है। तो ये सब कांस्टेंट है, तो आर समानुपाती एन स्क्वायर, कक्षा की जो त्रिज्या है कक्षा के संख्या के वर्ग के समानुपाती होती है।
कक्षा की जो त्रिज्या है कक्षा की संख्या के वर्ग के समानुपाती होती है। यानी जैसे जैसे कक्षा की संख्या बढ़ेगा कक्षा का आकार भी बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे कक्षा की संख्या बढ़ेगा कक्षा का आकार भी बढ़ता चला जाता है, याद रखिएगा। जैसे जैसे कक्षा की संख्या बढ़ेगा कक्षा का आकार भी बढ़ता चला जाता है। बहुत बेहतरीन रिलेशन है। हम इसको और आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा r का मान हम समीकरण 4 में डालने वाले हैं। r का मान समीकरण 4 में डालने वाले हैं। r का मान समीकरण 4 में रखने पर, r का मान समीकरण 4 में रखने पर, r का मान जब समीकरण 4 में रखेंगे तो क्या होगा, ये वाला मान जब समीकरण 4 में रखेंगे तो v बराबर एन एच बाटा 2 पाई एम, और r की जगह पर रखेंगे हम ये वाला एप्सिलॉन नॉट इंटू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटा पाई एम ई स्क्वायर। r की जगह पर मान रख दिए, कटने वाला है तो पाई से पाई कटेगा, m से m कटेगा, एगो n से n कटेगा, एगो h से h कटेगा, तो v बराबर हो जाएगा ई स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच। v बराबर ई स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच। बहादुर v बराबर ई स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच। तो e का मान कांस्टेंट है, समीकरण नंबर 8। e का मान कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट का मान कांस्टेंट है, h का मान कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं कि v समानुपाती 1/n। एक बेहतरीन ऑब्जेक्टिव, सब देखते चलिए, केवल v समानुपाती 1/n। यानी जैसे जैसे कक्षा की संख्या बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन का वेग घटेगा, जैसे जैसे कक्षा का संख्या बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन का वेग घटेगा। कक्षा के आकार बढ़ने से इलेक्ट्रॉन का वेग घटता चला जाता है, कक्षा के आकार बढ़ने से इलेक्ट्रॉन का वेग घटता चला जाता है। कक्षा का संख्या जो है बढ़ने से इलेक्ट्रॉन का वेग घटता चला जाता है, v समानुपाती 1/n। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, v बराबर ई स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नॉट एच सी गुना c बटा n। ऊपर और नीचे c से गुना करा दिए, ऊपर और नीचे c से गुना करा दिए, तो जब ऊपर नीचे c से गुना कीजिएगा तो ये जो वैल्यू है ना, इस टोटल का मान होता है ई स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नॉट एच सी का मान होता है 1/137। ई स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नॉट एच सी का जो मान होता है वो होता है 1/137। इसको कहते हैं फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, इसको कहते हैं फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। v बराबर ई स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नॉट एच सी गुना c बटा n, तो इसका मान होता है 1/137। तो फाइनली हम लिख सकते हैं v बराबर 1/137 गुना c बटा n। v बराबर 1/137 गुना c बटा में n। v बराबर 1/137 गुना c बटा n। यहाँ तक यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप सवाल कर सकते हैं। और बल के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब इसके आगे हम ऊर्जा की बात करेंगे। तो माना गतिज ऊर्जा बराबर के ई बराबर 1/2 mv स्क्वायर। तो के ई बराबर 1/2 और mv स्क्वायर का हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर बटा में r। समीकरण नंबर 9। ये जो सूत्र आया ये समीकरण 3 से है। mv स्क्वायर का मान डायरेक्ट दिया हुआ था तो हमने डायरेक्ट बैठा दिया। mv स्क्वायर का मान समीकरण 3 में डायरेक्ट दिया था, हमने यहाँ बैठा दिया। अब बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा की। पुनः स्थितिज ऊर्जा बराबर Pe। तो Pe बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा में r। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है। तो Pe बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 का मान E, Q2 का मान E बटा में r। लेकिन यहाँ ध्यान रहे कि माइनस होगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस में होता है तो यहाँ माइनस रहेगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर माइनस कहाँ से ला दिए आप, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणात्मक होता है और स्थितिज ऊर्जा एक अदिश राशि है और अदिश राशि में आप माइनस चिन्ह रखेंगे। सदिश में माइनस चिन्ह नहीं रखते हैं लेकिन अदिश में रखेंगे आप। तो Pe बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इंटू ई स्क्वायर बटा में आर, और ये माइनस में रहेगा। पी ई का मान निकल गया। समीकरण 10, ये आपका के ई का मान निकला समीकरण नंबर 9, यानी गतिज ऊर्जा निकल गया, स्थितिज ऊर्जा निकल गया। माना कुल ऊर्जा बराबर ई, माना कुल ऊर्जा बराबर ई, तो कुल ऊर्जा बराबर ई है, तो ई बराबर कुल ऊर्जा बराबर ई है, तो ई बराबर के ई प्लस पी ई। कुल ऊर्जा बराबर के ई प्लस पी ई, तो कुल ऊर्जा ई बराबर के ई का मान 1/2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बटा में आर, प्लस पी ई का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर बटा में आर, लेकिन ये माइनस में है। के ई माइनस पी ई, के ई माइनस पी ई, ध्यान दीजिएगा। तो ई बराबर सॉल्व कीजिएगा तो -1/2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर बटा में आर होगा। -1/2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर बटा में आर आएगा। ये हमारा कुल ऊर्जा का मान हुआ, समीकरण नंबर 11। इसमें इसको सॉल्व कीजिएगा, कॉमन लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, बटा पर घटाव कर सकते हैं, इतना आएगा। अब आर का मान समीकरण 11 में रखने पर, आर का मान समीकरण 11 में रखने पर, तो ई बराबर -1/2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर बटा, आर का मान होता है एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटा पाई एम ई स्क्वायर। आर का मान होता है एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटा पाई एम ई स्क्वायर। पाई से पाई कट जाएगा तो हो जाएगा ई बराबर -m(e⁴ बटा 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर। ये हमारा कुल ऊर्जा का मान निकला, समीकरण नंबर 11 समीकरण नंबर 12, कुल ऊर्जा का मान निकला। अब यहाँ से देखिए कितने ऑब्जेक्टिव निकल गए, यहाँ से केवल कितने ऑब्जेक्टिव निकले। पहला ये कि इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ऋणात्मक होती है। कक्षा में चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है वो ऋणात्मक होती है। कक्षा में चक्कर लगाते समय जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है वो ऋणात्मक होती है। कक्षा में चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ऋणात्मक होती है। कक्षा में चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ऋणात्मक होती है। कक्षा में चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ऋणात्मक होती है। दूसरा आप पॉइंट कह सकते हैं कि ई समानुपाती -1/n², ई समानुपाती -1/n²। क्यों? क्योंकि m, e, 8 एप्सिलॉन नॉट और h सब यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये पूरे यूनिवर्स में कहीं नहीं बदलने वाले। तो ई समानुपाती -1/n²। n बढ़ेगा तो e घटेगा, यानी जैसे जैसे कक्षा की संख्या बढ़ेगा ऊर्जा घटेगा। ऐसा होता यदि यहाँ माइनस ना होता। n बढ़ेगा तो ऊर्जा घटता यदि माइनस ना होता, लेकिन माइनस है तो बढ़ेगा, यानी n बढ़ेगा ऊर्जा बढ़ेगा, n घटेगा ऊर्जा घटेगा। जैसे जैसे कक्षा की संख्या बढ़ेगा, जैसे जैसे कक्षा की संख्या बढ़ेगा ऊर्जा भी बढ़ेगा। कक्षा की संख्या घटेगा ऊर्जा घटेगा। कक्षा की संख्या बढ़ेगा तो ऊर्जा बढ़ेगा, कक्षा की संख्या घटेगा ऊर्जा घटेगा। क्यों? क्योंकि ऋणात्मक में है। यही कारण है कि बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा हो जाती है। बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन इसीलिए निकलते हैं। कभी होता है कि बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो सर बार बार बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन क्यों निकलते हैं? क्योंकि उन्हीं की ऊर्जा अधिक होती है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा उन्हीं की होती है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन की ही होती है। खैर, ई समानुपाती -1/n²। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मिटा दें। यदि कहीं प्रॉब्लम हो तो आप सवाल कीजिएगा। माना
अंतिम कक्षा की ऊर्जा, माना अंतिम कक्षा की ऊर्जा बराबर EF, अंतिम कक्षा की ऊर्जा बराबर EF। तो EF बराबर -me⁴ बटा 8ε0² h² NF का स्क्वायर। समीकरण नंबर 14। ये अंतिम कक्षा का ऊर्जा निकला। पुनः माना प्रारंभिक कक्षा की ऊर्जा, पुनः माना प्रारंभिक कक्षा की ऊर्जा बराबर EI बराबर -me⁴ बटा 8ε0² h² NI का स्क्वायर। ये आपका प्रारंभिक कक्षा का ऊर्जा निकला। समीकरण नंबर 15। ये अंतिम कक्षा का ऊर्जा निकला, ये प्रारंभिक कक्षा का ऊर्जा निकला। बोर के परमाणु मॉडल से, बोर के परमाणु मॉडल से, बोर का परमाणु मॉडल कहता है EF - EI बराबर hν। EF - EI बराबर hν। EF का मान यहाँ से बैठा दीजिए, EI का मान यहाँ से बैठा दीजिए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो me⁴ बटा 8ε0² h² NI का स्क्वायर माइनस me⁴ बटा 8ε0² h² NF का स्क्वायर बराबर hν का hc/λ, hν का hc/λ, hν का hc/λ। ये केवल कैलकुलेशन है बहादुर। चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो कक्षा की संख्या पर निर्भर करती है। चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो कक्षा की संख्या पर निर्भर करती है। इसीलिए कक्षा की संख्या बदल रहा है तो ऊर्जा भी बदल रही है। कक्षा की संख्या बदल रहा है तो ऊर्जा भी बदल रही है। ऊर्जा भी बदलेगा क्योंकि बाकी सब तो कांस्टेंट है। तो दोनों में जो कॉमन है वो कॉमन ले लीजिएगा। तो आएगा hc/λ इक्वल टू me⁴ बटा 8ε0² h² 1 बटा NI का स्क्वायर माइनस 1 बटा NF का स्क्वायर। ये आपका टर्म हुआ। hc को बटा मिला दीजिए इधर, तो 1 बटा लैम्डा इक्वल टू me⁴ बटा 8ε0 का स्क्वायर HQ इंटू C 1 बटा NI स्क्वायर माइनस 1 बटा NF का स्क्वायर। चूँकि me⁴ बटा 8ε0 स्क्वायर HQ इंटू C को हम कहते हैं रिडबर्ग नियतांक, रिडबर्ग नियतांक। me⁴ बटा 8ε0 HQ इंटू C, इसको कहते हैं रिडबर्ग नियतांक। तो फाइनली आपका हो जाएगा 1 बटा लैम्डा इक्वल टू RH 1 बटा NI का स्क्वायर माइनस 1 बटा NF का स्क्वायर। ये आपका फाइनल सूत्र हुआ। समीकरण नंबर 16। समीकरण 16। इसमें अभी तक हमने आपको क्या क्या बताया, शुरू से बता रहे हैं, एक बार पूरा रिपीट में। सबसे पहले फोटोन के गुण बताया। सबसे पहले फोटोन के गुण, फोटोन उदासीन होता है या विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता है, इसका रेस्ट द्रव्यमान शून्य होता है और फोटोन की ऊर्जा hν या hc/λ। इसके बाद हमने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल बताया। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कण को सोने की पत्ती पर बम वर्षा कराया गया तो देखा गया कि अधिकांश कण सीधा निकल जाते हैं, कुछ कण 90 डिग्री से कम कोण पर मुड़ जाते हैं और कुछ 90 डिग्री से अधिक पर मुड़ जाते हैं। जो सीधे निकल जाते हैं उनसे पता चला कि परमाणु के अंदर जगह खाली है। जो 90 डिग्री से कम पर मुड़ जाते हैं उनसे पता चला कि उस केंद्र पर धनावेश है, और 90 डिग्री से जो ज़्यादा मुड़ जाते हैं उससे पता चला कि परमाणु के केंद्र पर नाभिक का, परमाणु का कुल द्रव्यमान होता है जिसे नाभिक कहते हैं। इसके बाद बोर के परमाणु मॉडल के बारे में बताया। इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्या अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाती है। ये कक्षाएँ अस्थायी होती हैं, अर्थात चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन न तो ऊर्जा का अवशोषण करते हैं और ना ही ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। इसके बाद हमने बताया चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग
h/2 पाई का पूर्णांक गुणक होता है। चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्णांक गुणक होता है, यह आप कह सकते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जाती है तो विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा उत्सर्जित होती है, विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा मुक्त होती है। इसके बाद हमने आपको बताया बोर के परमाणु मॉडल के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु की व्याख्या। हाइड्रोजन परमाणु की व्याख्या में हाइड्रोजन परमाणु के बारे में सबसे खास बात यह है कि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। बाहर में एक इलेक्ट्रॉन और अंदर में एक प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच हमने बल निकाला। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच जो बल है वो आकर्षण बल है, अभिकेंद्रीय बल। बाहर की ओर लगने वाला अपकेंद्रीय बल है। उसके बाद हमने वेग निकाला, वेग के अलग अलग रिलेशन निकाला। उसके बाद त्रिज्या का मान निकाला। फिर हमने गतिज ऊर्जा निकाला, स्थितिज ऊर्जा निकाला। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को जोड़ देंगे तो कुल ऊर्जा निकल गया। और अंतिम कक्षा में ऊर्जा में से प्रारंभिक कक्षा का ऊर्जा घटाएंगे तो हमारा विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा मुक्त होगी बोर के परमाणु मॉडल से। तो हमने रिलेशन सॉल्व किया, EF में से EI घटाया तो h आया। h का मान hc/λ हुआ। उसके बाद वैल्यू हमारा ये रीडबर्ग नियतांक है, तो 1/λ = RH 1/ni² - 1/nf²। इसका हम नोट्स भेज देंगे, आप लोग देख करके आज ही इसको तैयार कर लीजिएगा। अगले क्लास में हम लोग जो है अब कल मिलेंगे, लेकिन कल जब आप लोग मिलिएगा तो ध्यान रहे लाइव क्लास में जितने भी लोग जुड़ेंगे कल से तो 15 मिनट पहले आप आ जाइएगा, जिससे कि आप अपना नाम, बैच टाइम और सीट नंबर सही लिखें और हम अपने कॉपी में मिला करके आपको अलाउ करेंगे, तब आप अंदर घुस पाइएगा। कि उससे पहले आप वेटिंग रूम में ही रहेंगे। कल से आप नया चीज़ देखिएगा। अब कल से अब आप लोग नया चीज़ देखेंगे। जो ऐसे अभी आप डायरेक्ट जुड़ जाते हो, अब आप डायरेक्ट नहीं जुड़ सकते हैं। पहले आपको वेटिंग रूम में आना पड़ेगा। फिर वेटिंग रूम में आप आकर बैठे रहिएगा, फिर हम वहाँ से अलाउ करेंगे तो एक एक आदमी को मिला के अलाउ करेंगे तो आप अंदर आ पाएंगे। जिससे कि फ़ायदा ये होगा कि हम लोग केवल जो अपने यहाँ पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो जिनका जेन्युइन सीट नंबर और नाम है, वही पढ़ पाएंगे। और अब यदि कोई हरकत करेंगे तो मुझे पता भी चल जाएगा। तो खैर आज के इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।